चलिए आज हम लोग क्लास 10th में हिंदी पार्ट 2 देखेंगे। कह रहे 20 के दांत। आगे सबसे पहले लेखक परिचय देखेंगे और उसमें कहानी का हम थोड़ा सा सारांश देखेंगे। कह रहे 20 के दांत ये क्या है? तो एक कहानी है। लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। इनका परिचय हम देते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 पटना बदरघाट बिहार में। कहाँ के थे? बिहार में। एक और भी बात जान लीजिए, इनकी बचपन की जो भाषा थी वो भोजपुरी थी। क्या थी? भोजपुरी। इनके पिता का जो नाम था पंडित। ये वाला चिन्ह हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये वाला बताइए इसके क्या बोलते हैं। आप लोग इसे बता दीजिए कि क्या बोलते हैं। आप लोगों को नहीं पता है, हमें पता है, हम बताते हैं। इस तरह के जब चिन्ह आते हैं इसे लाघव चिन्ह बोलते हैं। लाघव, लाघव चिन्ह बोलते हैं। इस तरह के चिन्ह को क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह बोलते हैं। जो 90% 99% लड़कों को ये पता नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को पास होना है। थोड़े ना पूरा उससे धरातल तक जाना है, उस जड़ तक जाना है, उस तह तक जाना है, जिसकी जानकारी हमें प्रॉपर तरीके से हो जाए। कोई भी चीज जाना है तो उसके तह तक जाना चाहिए और उसे होल जानकारी करना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी हमें प्रॉब्लम ना आए। ये इससे बोलते हैं लाघव चिन्ह। माता का नाम है रत्नावती शर्मा और पत्नी का नाम है कुमुद शर्मा। यह एक पंजाबी फैमिली से संबंध रखती थी। शिक्षा की प्राप्ति कहां से की? उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत दोनों में ही एमए किया। दोनों में ही क्या किए? एमए किया। इंटरेस्टिंग बात यहां है कि जिस विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की उसी विश्वविद्यालय में यह प्रधानाध्यापक भी हुए और हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हुए। देखिए कितना भाग्यशाली हैं कि उसी विश्वविद्यालय में से पढ़ाई की, उसी के प्रधानाध्यापक रहे और उसी विश्वविद्यालय के हिंदी में अध्यक्ष है। तो हिंदी अध्यक्ष कब बने? तो 1969 में पटना विश्वविद्यालय के। इनका निधन कब हुआ? 12 सितंबर 1961। मात्र 46 साल की उम्र में इनकी क्या हुई? निधन हो गई। इनकी जो रचनाएं हैं, जो उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं वो क्या है? तो पहला है दृष्टिकोण, दूसरा है साहित्य के इतिहास दर्शन, तीसरा है मानदंड, आलोचनात्मक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य। और भी सारे हैं, जो मुझे इंपोर्टेंट लगा मैंने वो लिख लिया। यह कहानी पूछता है कि 20 की दात जो है वो कहां से ली गई है? तो उनकी एक कहानी पुस्तक है जिसका नाम है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से इनकी जो है यह कहानी ली गई है। पूछता है 20 के दांत कहां से लिया गया है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया। जो इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बनाया है, ताकि आपके एग्जाम में जब भी है तो अच्छा करके आए, मतलब बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आए। चलिए इससे क्या क्या कैसे क्वेश्चन बन सकता है? पूछता है पहला क्वेश्चन, इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। 20 के दांत क्या है? ऑप्शन में देगा कहानी, कविता, निबंध, भाषण। तो हम मारेंगे टिक कहानी पर। 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन जी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 पटना बदरघाट बिहार में हुआ था। 20 के दांत किस पुस्तक से उद्धृत है, यानी कहां से ली गई है? तो 20 के दांत जो है ना, 20 के दांत और अन्य कहानियां से ली गई है। उद्धृत मतलब निकला है। यह किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की? तो पटना विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। हिंदी के अध्यक्ष कब बने? तो 1969 में बने। इससे इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, हमने बनाया। अगला पार्ट देखेंगे अगले वीडियो में। पूरे वीडियो को देखिए और जो भी इसमें गलतियां हो या त्रुटि हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 20 के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। हमने लेखक का परिचय दे दिया है और जो भी क्वेश्चन बने हैं हमने बनाया। अब इसका सारांश देखते हैं कि यह कहानी का भावार्थ क्या है और उसको कैसे कवि ने अपने माध्यम से समाज में इसका प्रभाव जो होता है उन्होंने सुस्पष्ट तरीके से दिखाया है।
यह कहानी मध्य वर्गीय कहानी है। जो इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक मध्य वर्गीय कहानी में कैसे निम्न मध्य वर्गीय लोग और एक उच्च वर्ग मध्य वर्गीय लोग के बीच में भेदभाव होते हैं। दूसरी जो भेदभाव है वो सामाजिक भेदभाव है। तीसरी इसमें भेदभाव जो है लिंग भेदभाव है। और चौथी जो है माता पिता अपने बच्चों को कैसे प्यार दुलार करते हैं, जिसका कुपरिणाम भविष्य में देखने को मिलते हैं। एक कहानी उस वक्त शुरू होती है जब सेन साहब एक चमचमाती काली रंग का मतलब काला रंग का एक न्यू कार लेते हैं जिसका नाम स्ट्रीमर इंड है। मतलब वो पूरे समाज को दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास कितने सामर्थ्य है और उन सामर्थ्य को उस समाज में उस वातावरण में दिखाना चाहते हैं। एक रोज की बात है कि उनके घर कुछ रिश्तेदार और दोस्त आए हुए थे और ऐसे बातें चल रही थी। उनकी बातों में जो था उन्हें उनके परिवार में 5 सुशील लड़कियां थी जो तमीज और तहजीब नाम की जीती जागती सबूत थी। उन्हें क्या करना है यह नहीं सिखाया गया है, लेकिन क्या नहीं करना है वह सिखाया गया है। एक लड़का हुआ जो नाउम्मीद का तारा था, बुढ़ापे का नाउम्मीद का तारा था। उसका नाम खोखा, खोखा का मतलब बेटा होता है, खोखी का मतलब बेटी होता है। खोखा था जिसका नाम कासू था। वह अपने मित्रों से यह चर्चा करते हैं कि मेरा बेटा यानी खोखा जो होगा वह एक इंजीनियर बनेगा और वह इस तरह के उसे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इंजीनियर बनेगा तो उस तरह के ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। उसे बढ़ई के बुलाकर उसके हाथों को जैसे नहीं बोला जाता है कि प्रैक्टिस कराया जाता है, प्रैक्टिस करता कि उसकी ये आदत रहेगी तो आगे चलकर काम आएगी। वह हाँकने में ज्यादा माहिर है, यानी बातों को बहुत चढ़ा बढ़ा के बोलते हैं अपने बेटे के प्रति। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कासू जो है बड़े होकर इंजीनियर बनेगा। उनके एक दोस्त थे अखबार वाले, उनके एक और मित्र थे, उन्होंने उनकी बड़ाई कर दी। अब यह सेन साहब को रहा नहीं गया और वह बात सुनकर उनके अंदर खटकी और शांत हो गए। लेकिन उसी वक्त जब वो लोग एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे तो खोखा अपना काम शुरू कर दिया था। उसने चमचमाती काली रंग की स्ट्रीमर इंड की कुछ हेडलाइट फोड़ दी थी, बैक लाइट फोड़ दी थी। वो देखना चाहता था कि उसमें क्या है सेन साहब के अनुसार। और जो उनके मित्रगण आए थे उनके हवा निकाल दिए थे, चाका के क्या कर दिए थे, हवा निकाल दिए थे। उसी वक्त एक मदन नाम का लड़का होता है, वह काली रंग का जो स्ट्रीमर इंड है उसके पास जाता है। लेकिन सोफर जो होता है इसका हिंदी होता है ड्राइवर, उसे वह माना करता है। मदन जो है वह गिरधर का पुत्र है। जो मदन गिरधर का पुत्र है और गिरधर जो है सेन साहब के यहाँ किरानी का नौकरी करते हैं फैक्ट्री में। अब उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने सेन साहब ने जब यह आवाज सुनी वो दौड़ कर सभी लोग गए, देखे कि गाड़ी के पीछे वाला लाइट बैक लाइट फूटा हुआ है, पीछे वाला जो है। अब सेन साहब इसमें भी बड़ाई कर रहे हैं अपने मित्रों के साथ, कह रहे हैं कि देखिए यह मेरा लड़का अभी से यह जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इस लाइट के अंदर है क्या। लेकिन दुर्भाग्य से सोफर ने मदन को धक्का दे दिया था जिसके घुटने में से खून आ रहे थे, उसकी
माँ भी उसे उलझ गई थी। सेन साहब आए तो वह शांत हो गए। फिर कहानी आगे बढ़ता गया। सेन साहब की 5 लड़कियां थी, जिसका नाम सीमा, आलू, शेफाली, रजनी और आरती था। उनकी ये 5 लड़कियां थी। सीमा, आलो, शेफाली, रजनी और आरती। इनके लिए घर में अलग नियम थे और कासू यानी खोखा के लिए अलग नियम थे। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें लिंग भेदभाव आपको देखने के मिल रहे हैं कि लड़कों के लिए अलग नियम होता है, लड़कियों के लिए अलग नियम है। आज भी उसी तरह के सामाजिक परिवेश में देखने को मिलता है। चाहे हम इस सत्य को माने या ना माने, आज भी इस तरह के भेदभाव देखने को मिलते हैं। कहानी आगे बढ़ता है और एक कहानी जो है गिरधर के पिता के पास पहुंचती है। वहां सेन साहब मदन के बारे में पूरे चढ़ा बढ़ा कर बोलते हैं। जो सेन साहब थे वहां पे एक बेयारा नाम का, बेयारा का मतलब होता है, बेयारा से अपने फैक्ट्री में हाल पहुंचाए कि जाओ गिरधर के भेजो। गिरधर फैक्ट्री से आए, फैक्ट्री में ही थे, उसमें से आए और उन्होंने सेन साहब के आगे खड़े हो गए, मानो कि वो किसी जुर्म किए हुए हैं और अपराधी की तरह खड़े हो गए सेन साहब के आगे। सेन साहब कहने लगे कि तुम्हारा जो मदन है ना, वो दिन प्रतिदिन बदमाश होते जा रहा है, उसे तुम संभालो, नहीं तो आगे चल के चोर गुंडा और बदमाश बनेगा। यह सब बात मान ले। जब गिरधर घर आए तो उन्होंने मदन को जबरदस्त पिटाई की और मदन चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। उसी वक्त सेन साहब अपने बीबी के साथ इसकी चर्चा कर रहे थे कि अगर नहीं कहे होते तो गिरधर मदन को नहीं पीटता। ये अच्छा भी है क्योंकि उसमें इस तरह के बदलाव आएंगे और वो सुधर जाएगा। और इस तरह के बदलाव आएंगे और सुधर जाएगा। कहानी बढ़ती गई। एक रोज की बात है कि कासू, जिसे खोखा लड़का, खोखा जो है लड़का कहता है, कासू जो है सेन साहब का लड़का, गली में निकल गया जहां मदन के साथ कुछ लड़के लट्टू खेल रहे थे बड़े मजे से। वहां काशी भी पहुंचा। कासू किसी से लट्टू नहीं मांगता है, अपना दावा मदन पर ठोकता है क्योंकि मदन के पिता जो थे उसके यहाँ किरानी का काम करते थे, उसके पिताजी के यहाँ, तो उस पर हक ज्यादा जताया। अब मदन भी कहाँ देने वाला था, कहा कि तुम जाओ यहाँ से, हम नहीं देंगे, जाओ अपने बाबा के कार पर बैठो। बेचारा कासू को तो हाथ छोड़ने की आदत था, अपने बड़ी बड़ी बहनों पर हाथ छोड़ने की उससे आदत थी। उसने ना आव देखा ना ताव देखा और एक लापर रसीद कर दिया, यानी जमा दे। एक लापर क्या कर दिया, जमा दिया। अब मदन भी कहाँ मानने वाला था, ये भी चोर गुंडे और बदमाश का लड़का था जो सेन साहब ने कहा था, वो भी खींच कर जमाया और कासू को जबरदस्त पिटाई की। कुछ लड़कों इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। फिर कुछ समय बाद झगड़ा खत्म हो गई। अब यह बात पहुंची सेन साहब के पास। मदन जानता था कि अब माजरा जो है अलग होने वाला है। उसने डरते डरते 8-9 बज गए, रात को दबे पांव जा रहा है। रात को दबे पांव वो जा रहा है अपने घर, लेकिन दृश्य विपरीत था। उसके पिताजी की आवाज एकदम शांत थी। उसने देखा कि बगल वाले कमरे में कुछ बातें हो रही है। उसने चुपके से गया और रसोई घर से खाना निकालकर खा लिया। वह सोने के लिए दूसरे रूम में जा रहा था। तभी उसी वक्त
उसके पैर से लोटा में लग गया और लोटा की आवाज, टन टन की आवाज सुनाई देने लगी। तभी उसके पिताजी वहां पर आ गए और जब पिताजी आ गए तो वह हाथ सीने पर रखकर पिटाने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन पिताजी ने ऊंची आवाज में नहीं बोली और उसे हाथों से उठा लिया और उन्होंने कहा कि चलो कुछ भी हुआ, नौकरी छूटी तो छूटी, लेकिन तूने काशी के 2 दांत तोड़ डाले। इन्होंने कैसे दिखाया कि कैसे निम्न वर्गीय और उच्च, निम्न मध्य वर्गीय और उच्च मध्य वर्गीय में कैसे भेदभाव होता है, कैसे लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव होता है, कैसे लोग स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। इससे जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम अगले वीडियो में देखेंगे।